सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन के दौरान मेरी रुचि उद्यमिता की ओर बढ़ने लगी। मैं अपने मित्रों और अपने कनेक्शंस की सहायता से 1-2 करोड़ रुपए का लोन मैंने लिया। तो इनिशियली कोई लेबर लेना ये भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। हमने खुद ट्रक चलाए हैं, लेकिन असल चुनौती अभी बाकी थी। गवर्नमेंट ने टोटल लॉकडाउन लगा दिया और हम 70 होटल्स से वापस जीरो पे आ गए। क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अंगराज स्वामी है। मैं इकोरैप का को-फाउंडर हूँ। इकोरैप जयपुर बेस्ड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, जो पूर्ण रूप से ह्यूमन बिहेवियर पे काम करती है और समाज में, सोसाइटी में सोर्स एग्रीगेशन के कल्चर को प्रमोट करती है। मेरा जन्म जयपुर जिले के एक छोटे से गांव स्वामीपुरा में हुआ था। जैसा कि मैं ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हूँ, वहीं से अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करी है और गाँव में जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या होती है, वो माँ-बाप की महत्वाकांक्षा होती है। हर माँ-बाप चाहता है कि मेरा बच्चा किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे और अपना जीवन सफल करे। इसी उम्मीदों के साथ घरवालों ने भी मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजा था। सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन के दौरान 1 साल मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला जो सामाजिक क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे और मेरी रुचि उद्यमिता की ओर बढ़ने लगी। शुरुआती तौर पे मुझे ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि मुझे किस प्रकार का उद्यम स्थापित करना है, किस प्रकार का व्यापार या बिज़नेस मुझे रन करना है। बट जो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी हमेशा शहर में रहने के दौरान मेरे साथ रही, वो ये थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो कचरा डिस्पोज़ करने का तरीका है, वो बिल्कुल भिन्न है। अपने गाँव में मैंने कभी कचरे के ढेर, कचरे के पहाड़ नहीं देखे, बट शहरी क्षेत्रों में ये बहुत बड़े-बड़े पहाड़ आपको देखने को मिल जाएँगे। तो अधिकतर समय मैं इसी चीज़ को लेकर रिसर्च करता रहा। 2014 आने तक मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है और मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन के बजाय या गवर्नमेंट जॉब के बजाय उद्यमिता को चुनने जा रहा हूँ। तो मैंने एक रिसाइक्लिंग यूनिट के साथ इसकी शुरुआत करी और ये सब काम करने के दौरान मेरा घरवालों को किसी प्रकार का इस बारे में ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था कि मैं किस टाइप का काम करने जा रहा हूँ। मैं अपने मित्रों और अपने कनेक्शंस की सहायता से 1-2 करोड़ रुपए का लोन मैंने लिया। उसके साथ मैंने एक रिसाइक्लिंग यूनिट स्थापित करी। 3 साल 2014 से 17 के दौरान मैंने इस रिसाइक्लिंग यूनिट को चलाया। इस दौरान मुझे जो सबसे बड़ा रियलाइज़ेशन हुआ, वो ये था कि वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट से या रिसाइक्लिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। 2017 में मैंने रिसाइक्लिंग यूनिट बंद करी। 3 साल बाद जब मैं घर लौटा, तो मेरे घरवालों के लिए जो सबसे बड़ा आघात था, वो मेरी उस दौरान की स्थिति थी। वो मेरे से एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे। मैं एक बहुत निम्न वर्गीय परिवार से आता हूँ, जहाँ आर्थिक रूप से इतनी सशक्तता नहीं है और अधिकतर घरवाले जो है वो खेती-बाड़ी से संबंधित कार्य में व्यस्त रहते हैं। तो कहीं न कहीं जो कि ज़ाहिर-सी बात है, नेचुरल है कि इतनी बड़ी रकम को लेके उसे इस्तेमाल करना, इतने दिन बिज़नेस चलाना और उन सब से उनको अनजान रखना, कहीं न कहीं मेरे ऊपर उनके विश्वास को डिगाता है और एक एक प्रकार का अविश्वास पैदा करता है। और उनको जो मेरे बारे में शुरुआती तौर पे लगा, वो ये था कि क्यों ना हम लोग इसे अपने हिसाब से काम करने दें और इसके हिस्से में जो भी हमारे पास है, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप से, उसकी सहायता कर दी जाए और इसको अपना काम करने दिया जाए। जो 2 करोड़ का लोन लेके मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, वो मैं पूर्ण रूप से उसको मैंने चुकाया और अंत में मेरे पास 17,000 का एक अमाउंट बचा। अपने गाँव में अपने घरवालों से मैं आर्थिक सहायता तो नहीं माँग सकता था, बट उनके पास जो था वो उन्होंने मुझे दिया। उनसे मैं किसी प्रकार के मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मैं जो कर रहा था वो बिल्कुल उनके सहज क्षेत्र या कम्फर्ट ज़ोन से बाहर था, उनकी समझ से भी परे था। स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे काम करता है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है और इसमें मैं आगे सर्वाइव कैसे कर पाऊँगा, वो उन्हें समझा पाना भी कठिन था और वो उन मेरे लिए प्रयास करना भी
एक मुश्किल कार्य था। इस 70,000 के अमाउंट को लेकर मैं फिर से व्यापार करने, बिजनेस करने जयपुर आया, किंतु इस बार मेरे पास 2 महत्वपूर्ण लर्निंग्स थी। पहली लर्निंग कि मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आया कि वेस्ट मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना कि ट्रीटमेंट से संबंधित प्रॉब्लम है। सेकंड जो मुझे सबसे बड़ा रियलाइजेशन हुआ या मेरी सबसे बड़ी लर्निंग कह लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक लोनली जर्नी है, जिस पे आप किसी प्रकार की इमोशनल रिसोर्सेज वाइज सपोर्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो या आपके रिलेटिव्स हो। तो ये स्वाभाविक है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू करने जा रहे हैं, तो एक टीम बिल्ड करने का सबसे पहले सोचें, और यही मैंने सोचा। जो सबसे पहले मेरे दिमाग में नाम आया, वो मेरे एक स्कूल फ्रेंड हैं, अजय, जो कि आज मेरे को-फाउंडर हैं। मैंने पहले उनको कॉन्टैक्ट किया, और अजय की जो सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि हम सेम पृष्ठभूमि से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और अजय एक महत्वपूर्ण पद पे काम कर रहे थे, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। वो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं, और उन्होंने तुरंत मेरे विज़न से अलाइन किया। मेरे दूसरे जो को-फाउंडर हैं, चंद्रकांत, वो भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। उनका लॉजिस्टिक में एक बहुत अच्छा अनुभव है, और लॉजिस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब मैंने और अजय ने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने इनिशियली बिना किसी नानुकुर के हमें जॉइन किया। चौथे को-फाउंडर मनोज हमें एक इवेंट के दौरान मिले। उनका एक लंबा अनुभव था बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स के अंदर, और हमें एक सेल्स को-फाउंडर की ज़रूरत थी। जब हमने इनिशियली उनको आइडिया पिच किया, तो उन्होंने इमीडिएटली जॉइन करने के लिए हाँ कर दिया। सो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण टीम मेरे पास बिल्ड हो चुकी थी, और इस प्रकार से हमने एक बिजनेस की शुरुआत करी। शुरुआती लर्निंग्स बहुत हैं हमारे पास। आज जिस स्टेज में ये बिजनेस है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने इसको 7 बार पिवट किया। 2017 से लेके 2020 तक हम बिजनेस मॉडल को लर्न करते रहे, मार्केट की स्टडी करते रहे, लोगों को बिहेवियर, उनके पैटर्न्स को पढ़ते रहे। 2020 में हमें एक प्रोडक्ट मार्केट फिट मिला, जिसको हमने 1 साल तक रन किया, ताकि हम उसको और बेहतर तरीके से टेस्ट कर सकें, उसकी टेक्निकल वैलिडेशंस को देख सकें, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख सकें, और उसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, उसके बारे में स्टडी कर सकें। 2020 में हमने एक प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी रजिस्टर करी, और यहाँ से हमारी एक ऑफिशियल जर्नी है जो स्टार्ट होती है स्टार्टअप को लेके। हमने इसका नाम रखा इकोरैप। अगर मैं शुरुआती चुनौतियों की बात करूँ, तो इनिशियली कोई लेबर लेना, ये भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। हम खुद फाउंडर्स ने कचरा पिक किया है, हमने खुद ट्रक चलाए हैं, रिसाइकलर्स को ढूंढा है, रिसाइकलर्स तक मटेरियल पहुंचाया है, रात भर गोडाउन में काम किया है, फर्दर सोर्टिंग का प्रोसेस हमने खुद अपने हाथों से किया है। 2017 से 20 के दौरान जो जो पिवट हुए, उनमें हमने कस्टमर सेगमेंट पिवट किया, हमने प्रोडक्ट को पिवट किया। इनिशियली हमने इस सर्विस को प्रोवाइड किया रेजिडेंशियल सेक्टर को, जहां महिलाओं को हम टारगेट करते थे और उनको वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस देते थे। देन धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हुआ कि एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ रेजिडेंशियल सेक्टर को सर्व करना बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना हम ऐसे सेगमेंट को चुने जहाँ पे एक साथ बल्क में वेस्ट जनरेट होता है और वेस्ट मैनेजमेंट जिनके लिए पर्सनल पेन है। तो होटल वो सेगमेंट लगा जहाँ पे हमें लगा कि हम अपने मॉडल को अच्छे से वैलिडेट कर सकते हैं, और जहाँ पे इसकी बहुत गंभीर रूप से आवश्यकता है, तो होटल्स के साथ हमने इसकी शुरुआत करी। 2019 के लगभग आते आते हमें लगभग 70 के साथ आसपास होटल्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था। अब हम कुछ लोग हायर करके उनको कलेक्शन के लिए रखने लगे थे। हम एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, एक इनकम जनरेट कर रहे थे, तो फाइनेंशियली थोड़े से हम इंडिपेंडेंट यहाँ से हो रहे थे, और हम बहुत मोटिवेटेड थे। हमें लगा कि अब ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट रेज करने का, लेकिन असल चुनौती अभी बाकी थी। 2020 के शुरुआत आते आते होटल्स को टोटली शट डाउन कर दिया गया, गवर्नमेंट ने टोटल लॉकडाउन लगा दिया, और हम 70 होटल्स से वापस जीरो पे आ गए। इसके आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये हमारे लिए एक थोड़ा सा चिंता का विषय था। हमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी कि लॉकडाउन कितने टाइम तक चलेगा। जो 70 होटल्स के साथ अभी तक हम काम कर रहे थे, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे पैंडेमिक के बाद भी? क्या उनके साथ हमें दोबारा काम करने का मौका मिलेगा? क्या सेम स्टाफ, सेम एडमिनिस्ट्रेटर उस होटल में रहेंगे जिनके साथ हम पहले काम कर रहे थे? तो ये कुछ चुनौतियां थी, बट पैंडेमिक के दौरान जो खाली समय था उसको हमने दुरुपयोग नहीं किया।
हम चारों को फाउंडर्स आपस में बात करते रहते थे और इस दौरान मुझे लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पे कचरे से कुछ इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल रिसोर्स हम बना सकें उन महिलाओं के लिए जो पढ़ी लिखी हैं बट उनके पास लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अक्सर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं जहाँ महिलाएं अपने पुराने कपड़ों के साथ कुछ बैग या इस टाइप का आइटम बनाती हैं, कुछ ग्लास बोतल्स के साथ डेकोरेटिव आइटम बनाती हैं, जो पुराने पेपर हैं या अपने बच्चों की कॉफ़ी नोटबुक और बुक्स होती हैं उनको वो पल्प बना के घर की बहुत सी उपयोगी सामग्रियां बना लेती हैं। तो इस क्रिएटिविटी ने कहीं ना कहीं एक आइडिया, एक इंसाइट हमें दिया। एक लंबे डिस्कशन के बाद हम एक बिजनेस मॉडल के साथ आए और हमने इस आइडिया को मुस्कान नाम दिया। मुस्कान इकोरैप का ही एक पार्ट है जिसके अंदर हम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ट्रेन करते हैं और उन्हें वेस्ट मटेरियल से कुछ अपसाइकिल प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं। अभी हमारे पास लगभग 7 के आसपास महिलाएं इसमें काम कर रही हैं जो वेस्ट मटेरियल से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे पैट बोटल्स से वीव करके वो ट्रे, बैंगल बॉक्स, पिक्चर फ्रेम बना रही है। यूबीसी कैन्स, यूज बीवरेज कैन की टाइल्स को इम्बोज करके कुछ डेकोरेटिव आइटम्स वो बनाती है। पुराने रग्स, फटे पुराने कपड़ों के साथ वो डोरमैट या बैग्स या इसके अलावा भिन्न भिन्न तरीके के प्रोडक्ट्स वो उससे बना रही हैं। हर महिलाएं लगभग 7 से 8 हज़ार रुपए के आसपास की इनकम जनरेट करती है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ता। वो लगभग 4 से 5 घंटे बैठ के अपने घर पे ये काम करती है। तो सौभाग्य से जुलाई के आसपास कोविड के जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको गवर्नमेंट ने हटा दिया। होटल्स का काम दोबारा से स्टार्ट हो गया। हम को फाउंडर्स ने मिलकर फिर से डिसाइड किया कि जयपुर चलाया जाए वापस। फॉर्चुनेटली हमें एक इन्वेस्टर मिले जिन्होंने इनिशियली हमें प्री सीड इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया और इस आइडिया को वैलिडेट करके और स्केल करने का एक कॉन्फिडेंस यहाँ से हम में आया। ये मेरे को फाउंडर्स की मेहनत, मेरी टीम की मेहनत थी जो हम स्लोली ग्रो करते गए। आज लगभग जयपुर में हमारे पास 1130 होटल्स के साथ काम कर रहे हैं। प्रतिदिन 12 टन के आसपास कचरा हम कलेक्ट करते हैं जो कि पूर्ण रूप से सोर्स से एग्रीगेटेड होता है। आज हम 35 लोगों की टीम में और हमारा एनुअल टर्नओवर 3 करोड़ के आसपास है। प्रतिदिन हम 12 टन के आसपास कचरा है वो रिसाइकलिंग चैन में लेके आते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट सेगमेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सोर्स एग्रीगेशन है। अगर कचरे को हम सोर्स पे सेग्रीगेट नहीं कर पाते तो इसका किसी प्रकार का उपचार या ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। जनरली हमने देखा होगा कि हम अपना सारा कचरा मिक्स करके और म्यूनसिपैलिटी के ट्रक में डाल देते हैं जहाँ से वो जाके डंप हो जाता है। अगर वहाँ से हम कचरे को सेग्रीगेट करके अगर रिसाइकलर के पास लेके जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो हाईली कंटामिनेटेड होता है और उसको प्रोसेस नहीं किया जा सकता। हमने इसी प्रॉब्लम को टारगेट करके और होटल्स के साथ काम करना स्टार्ट किया, जहां हम होटल को 4 अलग अलग प्रकार के डस्टबिन प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो अपना कचरा सेग्रीगेट करते हैं। जैसे डस्टबिन फुल होता है तो होटल हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पिकअप रिक्वेस्ट रेज कर सकता है और ये जो पिकअप रिक्वेस्ट है उस एरिया में जो सबसे नज़दीकी ट्रक होता है उसको ट्रांसफ़र हो जाती है। वंस ड्राइवर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट तो दोनों एक दूसरे को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। हमारा ड्राइवर वहाँ पहुँचने के बाद कुछ पैरामीटर्स होता है जिनको वो चेक करता है और इनको हम सेग्रीगेशन पैरामीटर्स बोलते हैं। इन सेग्रीगेशन पैरामीटर के बेसिस पे एक सेग्रीगेशन रेटिंग जनरेट होती है और उस सेग्रीगेशन रेटिंग के आधार पे होटल को सेग्रीगेशन के लिए कैश रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है जहाँ एक स्टेक होल्डर आपके लड़कों के साथ मारपीट भी कर सकता है, आपको धमकियाँ मिलती हैं, आपको नोटिस मिलते हैं कि आप वेस्ट मैनेजमेंट में क्यों काम कर रहे हैं, आपके पास किसकी परमिशन है। जहाँ तक रिसाइकलिंग सेक्टर की चुनौतियाँ मैं आपको बताऊँ तो प्रॉपर टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। आज भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको पूरा प्रॉपर टैक्स नहीं देते हैं आपके रिसाइकलेबल्स पे, तो वो एक अलग प्रकार की चुनौती है। आप इससे कैसे सीखते हैं, कैसे इसको एड्रेस कर सकते हैं और क्या ट्रांसपेरेंसी सेक्टर में लेके आ सकते हैं। जो मेरी समझ है, जो मेरी कहानी है, अगर मैं उसको देखूँ तो एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है किसी भी बिजनेस के लिए वो है कंसिस्टेंसी। आप अगर किसी भी सेगमेंट में जा रहे हैं, किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप डिमोटिवेटेड हैं बट आपको वो काम करना है, आपके घर पे कुछ हो गया तो भी वो आपको काम करना है। आप एक कंफर्ट जोन में बैठ जाएंगे
तो वो ठीक है, आप रिलैक्स अपनी लाइफ निकाल सकते हैं। बट उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, जिन्होंने आपके लिए कार बनाई है, उनके एफर्ट के बारे में सोचिए। उन्होंने अपने डिस्कम्फर्ट जोन को छोड़ के आपको ये सब सुख सुविधाएं दी हैं। तो ये कंसिस्टेंसी है जो उनको हर टाइम पे मोटिवेटेड करती थी अपने आइडिया पे काम करने के लिए, और फाइनली ये जो रिजल्ट्स हैं वो आप सबके सामने हैं। जाते जाते मैं जोस्टॉक प्लेटफॉर्म को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आके अपनी बात रखने का। धन्यवाद। साल 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बसेगी, यानी 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहरों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में लगी रहती है। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लाए हैं सिटी चैंपियंस। जोश टॉक्स आयोजित कर रहा है सिटी चैंपियंस, एक ऐसा मंच जो ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है। सिटी चैंपियंस 8 सेक्टर्स जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक कॉमन्स, सर्विस डिलीवरी और अर्बन म्युनिसिपल फाइनेंस में 15 ऐसी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ रहा है। इन सिटी चैंपियंस को मिलेगा उनके काम का जोर शोर से प्रचारण, आर्थिक मदद और हमारा साथ उनके काम को और आगे बढ़ाने में। चलिए अब आप बताइए कि शहरों के विकास के बारे में आपकी समझ में कितना बदलाव आया है। कैप्शन में दी गई लिंक पे जाकर आज ही हमें बताएं।